आज की डिबेट में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जी ने अकेले ही 5 मौलाना को भगा भगा कर धोया। इस डिबेट में आज की चर्चा फैक्ट के बेस पर होने वाली है, जहां 5 मौलाना को मुंह तोड़ जवाब दिया सुधांशु सर ने। आज की डिबेट शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, नई नई भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, वंदे मातरम को लेकर के कोई ऐतराज नहीं। अच्छा, लेकिन तारीख अगर देखेंगे तो जहां सुधांशु भाई ने बात करी 1975 और बात कर रहे थे 1875 की, जब से लिखा गया, तो ये संघ के लोग, जो लोग वंदे मातरम कहते हुए देश की जंग आज़ादी की लड़ाई में कूद रहे थे, ये आरएसएस के लोग उस वक्त क्या कर रहे थे? इनका क्या लेना देना वंदे मातरम से? उस वक्त जाते ना, फांसी के फंदे को चूमते ना, तख्त को चूमते ना, किसी ने नहीं चूमा। और जो इनकी आइडियोलॉजी है, जो आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ना इनकी आइडियोलॉजी जो है वो इस देश की है, ना इनकी पोशाक इस देश की है, ना इनकी विचारधारा इस देश की है। 52 साल तक तिरंगे का जिन्होंने अपमान करा, जिन्होंने संविधान को नहीं एक्सेप्ट करा, आज वो आए हैं लाइन पे, मुबारक हो, अच्छी बात हो। लेकिन जब वंदे मातरम की बात कहते हैं तो उसमें कहा जाता है कि इस देश के अंदर ठंडी ठंडी हवाएं हैं, खूबसूरत फूल हैं, पुष्प हैं। ना साहब, हवा अच्छी है दिल्ली की, क्या बात कर रहे हैं? फेफड़े लोगों को खराब हो रहे हैं, करके दे दीजिए। और देश की जनता कह रही है कि हमको साफ नदियां दे दीजिए, साफ नदियां, हाँ बिल्कुल, साफ नदियां दे दीजिए। गंगा कितनी साफ हुई, यमुना कितनी साफ हुई, उसमें जिक्र है कि हिमालय पर्वत जैसी ठंडी ठंडी हवा आती है हमारे। तो वंदे भारत पर इसीलिए तो क्यों नहीं हवा मिल रही है आपत्ति है आपको? साफ नहीं मिल रही है। हाँ। सुनिए तो, अरे बोलने दे। छोटे में ना सर, और भी है ना आपके साथी, जितनी चीजें उसमें कही गई हैं, आप इस देश की जनता को, नौजवानों को दे दीजिए। दिन रात लोग वंदे मातरम कहते रहेंगे, ना अच्छा रोजगार है, ना अच्छी हवा है, ना अच्छा पानी है, ना अच्छा स्वास्थ्य है। क्या अच्छा है बता दीजिए 11 सालों के अंदर। अभी बता है भाई, अभी बता है। वंदे मातरम पे हवा ऐसी खराब हो गई कि हवा और पानी पे आ गए। उसमें भी मैं बताना चाहता हूँ। हाँ साहब, उसमें जिक्र है। सुनिए, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सुफलाम सुफलाम मलय से शीतलाम, बिल्कुल हम बता रहे हैं। देखिए साहब, यही तो इस देश की खासियत है। ये हमारा इकलौता देश है जहां तीनों ऋतुएं पाई जाती हैं और बराबर से होती है। हर 2 महीने में मौसम बदलता है। ना हमारे यहाँ एक्सेसिव ठंड पड़ती है, कैसे दुनिया को जैसे देश 8 महीने ठंडी रहती है और 4 महीने काम करने लायक माहौल रहता है। कहीं पर भयंकर गर्मी रहती है, कहीं सूखा रेगिस्तान है, तो कहीं बर्फीला माहौल है। हमारे यहाँ ये सब प्रकार से समान रूप से चलता है। कब जो है स्वास्थ्य लेने वाली अच्छी हवा मिलेगी? बहुत ज्यादा प्रदूषित है। कब गंगा साफ होगी? साफ यही तो आपने थोड़ी देर पहले भी पूछा था, आप जवाब तो ले लीजिए भाई। ब्लड पाया जा रहा है, पानी के अंदर गंदी हवाएं मिल रही हैं, जवाब मिल रही है, बातें चल रही हैं। जवाब बताते रहिए, लंबी लंबी गोल गोल जलेबी घुमाओ, ना रोजगार पे बात होगी, ना साफ पानी पे बनाओ, निकल जाओ। अच्छा ये बताइए, बताइए नहीं, सवाल का जवाब दीजिए। आप सवाल का जवाब दे रहे हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सुनो मेरे भाई, प्रयाग से और वाराणसी तक प्रियंका गांधी जी ने स्टीमर पर ट्रैवल किया था। कितनी जगह गंदगी थी? सोशल मीडिया पोस्ट कर दिया होता अगर होती। नहीं मिली ना? अभी आप दिखाओ ना कहां पे। सवाल आपने पूछ लिया, जवाब ले लीजिए। फिर दोबारा होगा तो सवाल पूछ लीजिए। गजब है। जब मैंने कहा ये प्रमाण दे रहा हूं कि गंगा साफ हुई है। अच्छा चलो एक प्रमाण, अभी 1 मिनट बता रहे हैं। अभी इनकी जो भागने की स्थिति उतारते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई साहब, सुनिए, अगर पानी उतना गंदा है जितना आप कह रहे हैं, तो जितना आपके दिमाग में भरा हुआ है, तो 66 करोड़ लोग कुंभ में स्नान किए थे। तो अगर 1% भी बीमार पड़े होते तो 66 लाख नहीं मिल पा रहा। जब हम फैक्ट की बात कर रहे हैं तो फिर लगातार बीच में बोल रहे हैं। दिल्ली की हवा साफ नहीं है, गजब बात है। अच्छा, दिल्ली की हवा कब से खराब है? दिल्ली की हवा तो बहुत 2014 में और भी खराब है। कौन है ये लोग? नहीं, कब से खराब? 2014 के बाद तो बेहद खराब है। मैं कह रहा हूं 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 10% तो बीमार पड़ने तो दिल्ली की। अरे मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, कुछ भी बोल रहे हैं आदमी। पहले इधर से उधर खुद भागे जा रहे हैं। अरे साहब कहो, 1 मिनट सुनो मौलाना साहब, वंदे मातरम में नहीं बोल सकते ना? बोलो हाँ या ना? अरे इसीलिए भाग रहे हो ना टॉपिक से। बस हवा निकल गई। अब टॉपिक पे जब मैं कह रहा हूं कि पानी अगर खराब है और 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 10% तो बीमार पड़ते तो 6 करोड़ 60 लाख बीमार पड़ते तो हाहाकार हो जाता। 66 लाख छोड़ो, 66,000 बीमार नहीं दिखा पाए। इसका मतलब गंदगी पानी में नहीं, आपके दिमाग में भरी हुई है। रिजवी साहब, वंदे मातरम पर क्या आपत्ति है? अगर राष्ट्रगीत के तौर पर इसे अनिवार्य किया जा रहा है, और क्या सवाल है आपका सुधांशु जी से? बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी। इंकलाब जिंदाबाद का भी जिक्र कभी कभी कर दिया कीजिए। इंकलाब जिंदाबाद, आजकल जय भीम सब बोल रहे हैं, आप जय भीम भी कभी कभी बोला कीजिए, जय संविधान, ये तमाम चीज़ें भी शामिल कीजिए ना। ये वंदे मातरम क्या सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब इसमें चूँकि पूजा जैसी पद्धति इसमें शामिल हो रही है और वो मुस्लिम चूँकि एक अल्लाह की इबादत करता है, एहतराम सबका करता है, तो क्या इसलिए आप एक ख़ास मजहब को टारगेट करने के लिए ये कर रहे हैं? वजह क्या है आप बताइए। बहुत सारी इशूज़ हैं। अभी गंगा जमुना की जिससे बात हुई वो भी ठीक है, आप बताइए। बीच में आया था सनातन बोर्ड,
जहां कुछ बनाने की बात आती है वहां आप नहीं बनाते। ये तो बना बनाया है, इसको आप क्यों इसमें श्रेय लेना चाहते हैं? सनातन बोर्ड बनाइए। दूसरा स्लॉटर हाउस की बात है, गौ माता जी हमारी जो है उनको आप नहीं दे रहे। एक मिनट रुक जाइए, करने वाली बात एक मिनट, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं। और भी लोग नहीं, नहीं और है तो मेरा सवाल तो सुनिए, मैं सवाल सिर्फ कर रहा हूं, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। ऐसा करिए अपने सवाल पॉइंट बाय पॉइंट मैं पॉइंट बता रहा हूं। आप भाषण दे रहे हैं, 1 पॉइंट आपको भाषण लग रहा है, मैंने भाषण कहा, भाषण तो आप दे रहे हो, जबकि आपको काम करने की जिम्मेदारी, आपको भाषण देने की जिम्मेदारी नहीं है। हर जगह आप लोग भाषण देते हो, हलवा हलवा कहने का वो मीठा नहीं होता है, उसके लिए बनाना पड़ता है, वो आप बनाते नहीं, सिर्फ हलवा हलवा कर रहे हो। मेरा सवाल ये है कि स्लॉटर हाउस क्यों नहीं बंद हो रहा है? आप कह रहे हो वहां मिथुन है तो कम से कम यूपी का ही बंद करा दीजिए जहां मिथुन नहीं गाय है। वंदे मातरम को लेकर क्या स्लॉटर हाउस बंद कराएंगे? गौ माता जिस तरीके से कट रही हैं, क्या उनका जबीहा रोकेंगे आप? ठीक है, उसका जवाब दीजिएगा, लेकिन वंदे मातरम पर क्या सवाल था? रिजवी साहब टू द पॉइंट बात करिए। सवाल मुझे लगता है कि आज ये मौलाना साहब वंदे मातरम इनको क्यों अभी याद आया? जब ये अंग्रेजों के दौर में इनको याद नहीं आया, उस वक्त इनको फिक्र नहीं थी, और 300 लोगों ने एक फैसला लिया मिल करके, ठीक है, आजादी के बाद। उस तो आप ये बताइए आज क्या आपको जरूरत पड़ी? ठीक है, जवाब दीजिए। अभी टाइमिंग को लेकर सवाल है। बहुत साफ है, 150वां वर्ष है, इसलिए आज हो रहा है। और जो अंग्रेजों के जमाने की लड़ाई की बात कर रहे थे भाई साहब, ये 1925 में आरएसएस बना, ठीक? हाँ सुनिए तो अब पूरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए। 4 मार्च 1931 को गांधी इम्पैक्ट हुआ। एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1931-32 में, उसका मैं चैलेंज करके पूछता हूं 32 से लेकर 47 तक, विद एन एक्सेप्शन ऑफ 42। एक आंदोलन हुआ हो तो बताइए, बताओ, चैलेंज करके पूछता हूं। 33, 34, 35, 36, 37, 37, आओ भाई 42 के बाद 43, 44, 45। अरे भाई कोई आंदोलन हो ही नहीं रहा था, कोई स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं था 1931 से लेकर 1947 तक। और अगर हो तो चैलेंज करके बताइएगा। अरे क्या बोले ना, बताओ 34 में कौन सा आंदोलन? अच्छा 35 में कौन सा आंदोलन था? नहीं, पहले 3 लोग और आंदोलन बता, आप ही नहीं बोलते रहेंगे ना, आप ही नहीं बोलते रहेंगे, बाकी 3 लोग। इज्जत के साथ मुझे एक आंदोलन बता दीजिए जो आरएसएस के लोगों ने करा हो अंग्रेजों के खिलाफ 1925 आरएसएस बनने के बाद से। चलिए वो भी सब प्रमाण बोलता हूं। महाराष्ट्र सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार ने जो बुक प्रकाशित की है 2009 में, खिसियाइए नहीं, जाके चेक करिए स्वतंत्रता सेनानियों में, उन्होंने विदर्भ के स्वतंत्रता सेनानियों में डॉक्टर है। क्या तरीका है भाई बीच में, क्या तरीका है वो बोलने का? लगातार बीच में चिल्लाते चले जा रहे हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? पहले तो टॉपिक से भाग रहे हैं, फिर चिल्ला रहे हैं, क्योंकि फैक्ट आपको पता नहीं है, आए बाएं साएं बोल रहे हैं खप्पू होके। अब मैं फैक्ट बोल रहा हूं, सुनो, कहो तो अभी उसकी फोटो भी दिखा देंगे। डॉक्टर हेडगेवार 1921 में जंगल सत्याग्रह में जेल गए और 1 साल के बाद बाहर आए, और उनके स्वागत में किसने, कौन अध्यक्ष था स्वागत का? मोतीलाल नेहरू, ठीक है साहब। और सुनिए, हाँ और क्या, उन्होंने 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा, पर कांग्रेस ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया, और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव 26 जनवरी 1930 को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में स्थापित किया। यानी कांग्रेस खुद मानती है कि 1930 से पहले की लड़ाई स्वराज्य अर्थात इंडिपेंडेंस की थी नहीं, सिर्फ वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशंस की लड़ाई थी। और जब से स्वराज्य की लड़ाई लड़ी, एक वो भी आंदोलन का नाम कितना मजेदार है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इतनी जबरदस्त लड़ाई थी, सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस कर रहे हैं। और मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, सावरकर जी 1910 में 2 जन्मों का कारावास पाए। 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था पता है साहब आपको? आए बाएं तो बोलेंगे, बोलिए। नहीं पता है, आप बताइए, पूरी बात रखिए। आप सुनिए, वो था ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी विलियम वैडनबर्न, यानी जो ब्रिटिश सरकार के अफसर के अंडर में बैठे थे, वो तो लड़ाई लड़ रहे थे, और जिसको ब्रिटिश सरकार इतना बड़ा दुश्मन मान रही थी कि 2 जन्मों का कारावास देके काला पानी भेज रहे थे, वो उनके साथ मिले हुए थे। ऐसे ही अद्भुत तर्कों ने देश का और आप लोगों का और राजनीतिक दलों का बड़ा भारी सत्यानाश किया है। और मैं फिर विनम्रता से पूछता हूं, लास्ट में, कांग्रेस का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का नेता बताइए जिसको काला पानी हुआ हो। एक कांग्रेस का बड़ा नेता बताइए जिसको गोली लगी हो। एक कांग्रेस का नेता बताइए राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का, कार्यकर्ता का नाम मत गिनाइएगा जैसे आप हमारे यहां सावरकर जी का नाम गिनाते हैं, और जिसको फांसी हुई हो। एक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का नेता बताइए लाला लाजपत राय को छोड़कर जिसको लाठियां भी पड़ी हो। गजब है, जो लाठी नहीं खाए, जो गोली नहीं खाए, जो काला पानी नहीं गए, जो फांसी नहीं चढ़े, और उन्हीं को सारा का सारा श्रेय मिल गया। मतलब जिसे एक लाइन में कहूंगा अखिलेश जी कि नौरंगी सियासत दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। अच्छा, मैं इस चर्चा को अब आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा, और इन्होंने जो सवाल पूछा था इनकी बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा था वंदे मातरम क्यों जरूरी है, अभी टाइमिंग के साथ वंदे मातरम क्यों जरूरी है, और उसका वो वाला पक्ष क्यों जरूरी है। जब आप कहते हैं तुम ही दुर्गा 10 प्रहर धारणी, कमला कमल दल बिहारणी, तो आप पूरे देश से कैसे कनेक्ट होते हैं? क्या आप कलकत्ता की काली जी से कनेक्ट होते हैं, त्रिपुरा की त्रिपुर सुंदरी जी से कनेक्ट होते हैं, आसाम की कामाख्या जी से, मुंबई की मुंबा देवी जी से, और कन्याकुमारी से लेकर वैष्णो देवी तक कनेक्ट होते हैं। और इतना ही नहीं, अगर कोई हिस्सा हमारे राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है तो ढाका की ढाकेश्वरी से लेकर बलूचिस्तान की हिंगलाज माता तक हम उससे जाके जुड़ जाते हैं। पूरा देश एकाकार होता है, इसलिए इसकी आवश्यकता है, और यह पूरे देश को एक करने के लिए आवश्यक है। क्या बात है सर, क्या बात है सर।